वेलकम टू प्रोसेसर मार्केट। चाइना ने मंगलवार को अनाउंस किया कि वो यूएस के कुछ मेजर फार्म प्रोडक्ट्स पर 15% तक के एडिशनल टैरिफ्स लगाएगा, जिसमें चिकन, पोर्क, सोय और बीफ शामिल है। साथ ही यूएस कंपनी के साथ बिजनेस करने पर और भी रेस्ट्रिक्शन बढ़ा दी गई है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक ये नए टैरिफ्स 10 मार्च से लागू हो जाएंगे। ये फैसला यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के चाइनीज प्रोडक्ट पर अक्रॉस द बॉर्डर 20% टैरिफ लगाने के ऑर्डर के जवाब में लिया गया है, जो मंगलवार से ही लागू हो चुके हैं। अब यूएस से आने वाले चिकन, व्हीट, कॉर्न और कॉटन पर 15% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। सोरगम, सोयाबीन्स, पोर्क, बीफ, सी फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स पर 10% एडिशनल टैरिफ बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा बीजिंग ने और 10 यूएस कंपनी को अपनी अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट में शामिल कर लिया है। इस लिस्ट में आने का मतलब है कि कंपनीज को चाइना में इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी और नए इन्वेस्टमेंट करने से रोका जाएगा। पिछले महीने चाइना ने फैशन कंपनी पीवीएच ग्रुप और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी इल्यूमिना को भी इसी लिस्ट में डाला था। अलग से चाइना ने 15 यूएस कंपनी को अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया गया, जिसमें एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी जैसे जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम और जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम भी शामिल है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा ये 15 यूएस इंडस्ट्री चाइना की नेशनल सिक्योरिटी और इंटरेस्ट को खतरा पहुंचा रही है। इसी वजह से इनके लिए ड्यूअल यूज आइटम का एक्सपोर्ट मना किया गया है। चाइना हमेशा से ही अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स का बड़ा इम्पोर्टर रहा है, लेकिन जब ट्रंप ने अपने पहले टर्म में ट्रेड वॉर शुरू की थी तब इसमें गिरावट आई थी, लेकिन बाद में वापस रिकवरी हुई। 2021-22 में यूएस ने चाइना को सोयाबीन्स, कॉर्न, बीफ, चिकन मीट, ट्री नट्स और सोरगम का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया। कॉटन एक्सपोर्ट भी वापस ट्रैक पर आए। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के हिसाब से यूएस फार्म एक्सपोर्ट टू चाइना फिजिकल 2023 में 33.8 बिलियन और फिजिकल 2022 में 36.4 बिलियन तक पहुंच चुके थे। लेकिन अब चाइना अपने फार्म्स इंपोर्ट के सोर्सेस को डाइवर्सिफाई कर रहा है और ब्राज़ील और अर्जेंटीना से ज़्यादा सोयाबीन खरीद रहा है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने लगभग 2 डजन यूएस फार्म एक्सपोर्ट पर 15% का एडिशनल टैरिफ लगाया है, जिसमें चिकन फीट और विंग्स भी शामिल है, और 711 आइटम पर 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ बढ़ाया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम इस साल काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए, जिससे कुछ लोगों के लिए अपनी पॉलिसी रिन्यू करना मुश्किल हो गया है। तकरीबन हर 10 में से एक पॉलिसी होल्डर ने इस फाइनेंशियल ईयर में अपनी पॉलिसी रिन्यू नहीं की। पॉलिसी बाजार के एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 10% पॉलिसी होल्डर्स की उनकी रिन्यूअल प्राइस 30% या उससे ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन उनमें से सिर्फ आधे लोग ही पूरी पेमेंट कर पाए। प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस एक तरह का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होता है जो मेडिकल केयर के खर्चों को कवर करने में मदद करता है। आप इंश्योरेंस कंपनी को हर महीने एक फ़ी देते हैं, जिसे प्रीमियम कहते हैं। इसके बदले कंपनी आपके हेल्थ केयर एक्सपेंस जैसे डॉक्टर विजिट, हॉस्पिटल स्टेज, सर्जरी, मेडिसिन और टेस्ट के खर्चों में मदद करती है। मोस्ट ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में ये होता है। डिडक्टिबल वो अमाउंट जो आपको इंश्योरेंस के कवर करने से पहले खुद देना पड़ता है। कोपेज या को इंश्योरेंस, डॉक्टर विजिट या मेडिसिन के लिए छोटी मोटी पेमेंट। नेटवर्क, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल का वो ग्रुप जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करता है और आपको लोअर प्राइसेस ऑफर करता है। प्रीमियम्स क्यों बढ़ रही है? इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि राइजिंग क्लेम इसका मेन रीज़न है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स हर साल ग्रेजुअली नहीं बढ़ते, बल्कि कभी कभी अचानक से बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर इंश्योरर्स हर 3 साल में अपनी प्राइजेस एडजस्ट करते हैं, ताकि मेडिकल ट्रीटमेंट की बढ़ती कॉस्ट के साथ पेस बनाए रखें। जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं उनके प्रीमियम्स भी बढ़ते हैं, और बड़े उम्र में क्लेम्स के ज़्यादा होने की वजह से प्रीमियम्स और तेज़ी से बढ़ता है। पिछले 10 सालों में ज़्यादातर पॉलिसी होल्डर ने देखा कि उनके प्रीमियम्स हर साल 5 से 10% तक बढ़े। इनके लिए अगर प्रीमियम 100 रुपये था तो वो 162 से 260 रुपये तक पहुंच गया। 38 पॉलिसी होल्डर्स ने 10 to 15 एनुअल इंक्रीज देखा है, जिससे उनका 100 रुपीज़ का प्रीमियम 259 से लेकर 404 तक बढ़ गया। लेकिन 3% पॉलिसी होल्डर को सबसे स्टीप हाइक का सामना करना पड़ा, जहां उनके प्रीमियम्स 15 to 30% तक हर साल बढ़ते गए। लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? कई पॉलिसी होल्डर अब अपने खर्चों को कम करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। कुछ लोअर टीयर प्लान्स को चूज कर रहे हैं, जिसमें बेनिफिट कम होते हैं, जबकि कुछ लोग डिडक्टिबल्स वाले पॉलिसी ऑप्ट कर रहे हैं। डिडक्टिबल का मतलब होता है कि आपको कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस पहले खुद देने पड़ेंगे, उसके बाद इंश्योर कवर करेगा।
इंडस्ट्री भी अपना कवरेज एक्सपांड कर रही है, नए टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रीटमेंट को ऐड कर रही है, जिससे प्रीमियम रेट्स पर और ज़्यादा असर पड़ रहा है। ऑयल प्राइसेस गिरे, ट्रम्प के टैरिफ्स और ओपेक प्लस के आउटपुट हाइक प्लान्स ने बढ़ाई टेंशन। ऑयल प्राइसेस में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और ये लगभग 3 महीनों के लोवेस्ट लेवल तक पहुंच गई है। इसके पीछे दो बड़े रीजन हैं। ट्रम्प के नए टैरिफ्स जो यूएस ट्रेडिंग पार्टनर जैसे चाइना पर लगाए गए हैं, और ओपेक प्लस का प्लान जिसमें वो अपना रुका हुआ प्रोडक्शन फिर से बढ़ाने वाले हैं। ब्रेंट क्रूड मंगलवार को 71 पर बैरल से नीचे गिर गया, जबकि WTI $61 के आसपास ट्रेड कर रहा था। मंडे को ब्रेंट में 1.6% की गिरावट देखी गई। चाइना ने तुरंत रिटेलिएशन करते हुए यूएस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर लीवाइज लगा दी, जिससे ट्रेड वॉर के बढ़ने का दौर और ज़्यादा बढ़ गया। इसके अलावा कनाडा और मैक्सिको पर भी मंगलवार को नए टैरिफ लागू हो गए। मंडे को ओपेक प्लस ने अनाउंस किया कि वो अप्रैल से अपना आउटपुट बढ़ाएगा। पहले की बार डिलेज हो चुके हैं, लेकिन अब ये बूस्ट मार्केट कंडीशन के हिसाब से पॉज या रिवर्स भी हो सकता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने पिछले महीने एक रिपोर्ट में कहा था कि अगर ओपेक प्लस अपना आउटपुट फ्लैट भी रखता है, तब भी ग्लोबल ऑयल मार्केट को इस साल सप्लाई सरप्लस का सामना करना पड़ सकता है। सऊदी अरेबिया और रशिया के नेट्रीवान में ओपेक प्लस ने कहा कि वो हर दिन 1,38,000 बैरल प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। ट्रेड पॉलिसी का भी इम्पैक्ट है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस मिड जनवरी से लगातार नीचे जा रही है, जिसके कारण वीक डिमांड और ट्रम्प की ट्रेड पॉलिसी का इम्पैक्ट है। यूएस ने चाइनीज एक्सपोर्ट पर टैरिफ डबल करके 20% कर दी गई, जबकि कनाडा और मैक्सिको से इंपोर्ट होने वाले ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पर 25% ड्यूटी लग चुकी है। कैनेडियन एनर्जी प्रोडक्ट्स जैसे क्रूड पर भी 10% का टैरिफ लगा दिया गया है। ऑयल दो तरह से प्रेशर में है, एक तरफ ओपेक प्लस का सप्लाई बूस्ट और दूसरी तरफ यूएस के टैरिफ्स। बॉटम लाइन, अगर ओपेक प्लस प्रोडक्शन बढ़ाता है और यूएस चाइना ट्रेड वॉर एस्केलेट होती है, तो ऑयल प्राइसेस में और गिरावट आ सकती है। मार्केट को अब बस यही उम्मीद है कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से ओपेक प्लस अपने प्रोडक्शन प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी रखे और ट्रेड टॉक्स में कुछ पॉजिटिव आउटकम आए। अमेजॉन वेब सर्विसेज करेगा महाराष्ट्र में $8.2 बिलियन की बड़ी इन्वेस्टमेंट। अमेजॉन की क्लाउड सर्विस कंपनी अमेजॉन वेब सर्विसेज अगले कुछ सालों में महाराष्ट्र में लगभग 8.2 बिलियन की बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगी। मंडे को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने यह अनाउंसमेंट किया। इंडिया अब अपने लोकल क्लाउड डाटा स्टोरेज पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का क्लाउड सर्विस मार्केट जो 2030 में 8.3 बिलियन था, वो 2028 तक 24.2 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। एम्प्लॉयमेंट को भी बूस्ट मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा, इस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट में भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ होगी। ये इन्वेस्टमेंट 2029 से 2030 तक रोल आउट होंगी। अमेजॉन अपने ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, जीपीयूज, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और क्लाउड मैनेजमेंट सर्विसेज को इंडिया में डिप्लॉय करेगा। अमेजॉन के इंडिया में 2 डेटा सेंटर ऑलरेडी चल रहे हैं। मुंबई में 2026 में लॉन्च हुआ था और हैदराबाद 2022 में स्टार्ट हुआ। पिछले साल अमेजॉन ने अनाउंस किया था कि वो अपने ई कॉमर्स बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इंडिया में और $2 बिलियन का इन्वेस्ट करेगा। ये इन्वेस्टमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्लाउड सर्विसेज का डिमांड, जैसे जैसे बिजनेसेस और स्टार्टअप अपने ऑपरेशन को डिजिटल बना रहे हैं, क्लाउड सर्विसेज की डिमांड बढ़ती जा रही है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट से लोकल टैलेंट को नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। टेक्नोलॉजी का बूस्ट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और क्लाउड मैनेजमेंट सर्विसेज से इंडिया का आईटी सेक्टर और स्ट्रांग होगा। इंडिया का क्लाउड सर्विसेज मार्केट बढ़ती डिमांड और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से रैपिड ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। अमेजॉन की ये बड़ी इन्वेस्टमेंट सिर्फ आईटी सेक्टर को नहीं, बल्कि ओवरऑल इकोनॉमी को भी बूस्ट देंगी। महाराष्ट्र को अब क्लाउड टेक्नोलॉजी और डेटा स्टोरेज का एक स्ट्रांग हब बनाने का मौका मिल रहा है। इंडिया की पावर डिमांड को जोरदार ग्रोथ, 2027 तक 6.3% की एनुअल ग्रोथ। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक अगले 3 सालों तक इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हर साल 6.3% की रेट से बढ़ने की उम्मीद है। ये ग्रोथ पिछले 2015 से 2024 के एवरेज 5% से भी ज़्यादा है। इस ग्रोथ का मेन रीज़न है कि देश की इकोनॉमिक एक्सपेंशन और घर घर बढ़ रहा एयर कंडीशनर का इस्तेमाल। इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 2027 तक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाती रहेंगी और ग्लोबल डिमांड की टोटल इंक्रीज का 10% सिर्फ इंडिया से ही आएगा। जब डिमांड इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो सरकार के लिए सप्लाई को मैनेज करना भी चैलेंज बन जाता है। गवर्नमेंट अब कोल बेस्ड पावर जनरेशन को भी
नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान से ज़्यादा पुश कर रही है ताकि अगले कुछ सालों तक गर्मियों के सीजन में बिजली की कोई कमी ना हो। 2024 में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कैसी रही थी? 2024 में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में 5.8% की ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई। 2030 में ये ग्रोथ और भी ज़्यादा यानी 8.3% थी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से थी। पहले हाफ में 2024 के शुरुआत में इंटेंस और लंबी हीट वेव्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 8.5% तक बढ़ गया था। दूसरे हाफ में मौसम थोड़ा माइल्ड हुआ था, डिमांड ग्रोथ थोड़ी स्लो हो गई थी। एयर कंडीशनिंग का रोल, आईईए ने बताया कि एयर कंडीशनर का बढ़ता इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को और बूस्ट देगा। 2014 में पीक इलेक्ट्रिसिटी का लोड 148 गीगावाट था। 2024 में ये 250 गीगावाट तक पहुंच चुका है। ये ग्रोथ देश के इंडस्ट्री एक्सपेंशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और रेसिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर में अप्लायंसेस के बढ़ते यूज के कारण हुई। कूलिंग का भी असर पीक लोड पर। अभी सिर्फ 20% हाउस होल्ड के पास एयर कंडीशनर है, लेकिन कूलिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन पीक लोड में 60 गीगावाट का है। 2024 में एसी सेल्स का नया रिकॉर्ड बनाया, 14 मिलियन यूनिट्स बाइक, जो 2023 से 27% ज़्यादा है। आईईए के मुताबिक 2030 तक कूलिंग इक्विपमेंट इंडिया के पीक इलेक्ट्रिसिटी लोड का 1/3 1/3 हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगा। यूएस जैसे एडवांस इकोनॉमीज में भी सबसे गर्म दिनों पर कूलिंग की डिमांड टोटल पीक लोड का 50% लेती है, जैसे टेक्सास में होते हैं। टेम्परेचर का भी असर पड़ेगा। 2024 में हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर डेली पीक की डिमांड 7 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा बढ़ गई, जो 2019 के कंपैरिजन में डबल थी। 2027 तक ये इंक्रीज 11 गीगावाट पर डिग्री तक पहुंच चुका था। फ्यूचर की प्रोजेक्शन, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2023 से 2032 के मुताबिक 2032 तक पीक डिमांड 458 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2024 से 83% ज़्यादा होंगी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के डेटा के हिसाब से 2024 में अवेबिलिटी कैपेसिटी ईयरली पीक लोड से 11 गीगावाट कम थी। तो देखा जाए, इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की तेज रफ्तार को देखते हुए सरकार को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन को और मजबूत करना होगा। जब एसी का इस्तेमाल और बढ़ेगा और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर ग्रोथ भी हाई रहेंगी, तो बिजली की अनइंटरप्टेड सप्लाई को इंश्योर करना नेशनल अथॉरिटीज़ के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो ये थी इंडस्ट्री की कुछ मेजर अपडेट्स। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।